हेलो एंड वेलकम टू दी दिल्ली बाइट्स। अगर आप लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर आप लोगों ने हिंदी पेडागोजी को चूज़ किया है तो हम लोग उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि उसके पूरे पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल फॉर्म में। सबसे पहले आप पेपर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को दो पेपर देखने को मिलते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन जो होता है स्टूडेंट्स वो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है, यानी कि प्राइमरी स्टेज के लिए, जहाँ पर आपको CDP, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, EVS देखने को मिलता है। 30 क्वेश्चन पर सेक्शन से आपको देखने को मिलते हैं और 30 ही मार्क्स भी ये प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और 150 मार्क्स के आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर मैं पेपर टू की बात करूँ, यहाँ पर आपको CDP, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस या फिर सोशल साइंस देखने को मिलता है। सभी सेक्शन आपको 30 मार्क्स के, लेकिन जो सोशल साइंस और मैथ्स वाला है ये आपको 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन पे देखने को मिलता है। यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 मार्क्स के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग लैंग्वेज में हिंदी को ऑप्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर चाहे पेपर वन हो चाहे पेपर टू, अगर आप लोग हिंदी को चूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन और 30 ही मार्क्स के देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स की पेडागोजी देखने को मिलती है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर पे में पूरे के पूरे पेपर को देखेंगे। अगर आप लोग हिंदी को ऑप्ट करते हैं यानी कि चूज करते हैं तो चाहे पेपर वन की बात करूँ, पेपर टू की बात करूँ, ये आज के जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये आप लोग का 8 फैब 2026 के पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि 8 फरवरी 2026 के पेपर को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बात जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको नहीं मिलती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता है कि आप लोग लैंग्वेज का पेपर अगर हिंदी की मैं बात करें तो वहाँ पर आप लोग को एक गद्यांश एक पद्यांश देखने को मिल जाता है। तो हर स्टूडेंट इसको अपने तरीके से सॉल्व करता है। कुछ स्टूडेंट्स पहले पैसेज को यानी कि गद्यांश को पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं और देन पैसेज की तरफ मूव करते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से जल्दी से अपने पैसेज को सॉल्व कर पाते हैं सही तरीके से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को रीड कर लेते हैं। आप लोग का प्रश्न लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप पैसेज यानी कि गद्यांश को रीड करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ निकलता है और इससे रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मनुष्य के जीवन के शुरुआती 1-2 वर्ष तक किताब की कोई कल्पना नहीं हुई। धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती हैं। हम किताब किसे कहेंगे? सामान्यतः कुछ ऐसे पन्ने जिन पर कुछ लिखा हो या फिर छपा हो और उन्हें इकट्ठा कर एक और से बांध दिया जाए तो वह पुस्तक कहलाएंगी। मतलब वो बेसिकली किताब के बारे में, पुस्तकों के बारे में कहा जा रहा है कि आप किताबों किसको कहेंगे, है ना। एक पन्ने या तो कुछ लिखा हो, कुछ छपा हो या फिर इकट्ठा कर कर आप उनको एक तरीके से एक तरफ बांध दे तो क्या वो पुस्तकें कहलाएंगी। किताब की शुरुआत हुई ताल के पत्तों पर लिखने, इकट्ठा कर धागों से बांधने के साथ। इन ताल पत्तों पर केवल वे ही लोग लिखते थे जिनकी लिखाई कैसी होती थी? सुंदर होती थी। ठीक है, जो लोग सुंदर चित्रकारी कर सकते थे वे इन पर चित्र बनाते थे। इससे भी पहले की बात है, मिस्र में पपाइरस नाम के पौधे से बहुत पतला कागज बनाया जाता, उन पर लिखा जाता, चित्र बनाए जाते और इकट्ठा किए कर तैयार किताबें तैयार की जाती थी। ठीक है, तो इन किताबों पर हाइरोग्लाइफ लिपि में हाथ से क्या किया जाता था? लिखा जाता था और छपाई की मशीन के आविष्कार के साथ किताबें मशीन पे छपने लगी। तो बेसिकली आप पढ़ेंगे तो गद्यांश जो आपका सामने है इसमें किताबों के बारे में लिखा है, किस तरीके से छपाई थी, किस तरीके से लिखा जाता था, किस पर लिखा जाता था, कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो कुछ ये मुख्य मुख्य पॉइंट्स थे यानी कि बिंदु थे जो आपको देखने को मिले। चलिए पहले प्रश्न पर शुरू करते हैं। 91 प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न आपको प्रत्यय से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, यहाँ पर आपको कुछ व्याकरण से रिलेटेड भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न अगर आप देखेंगे प्रत्यय से रिलेटेड, तो लिख में कौन सा प्रत्यय लगाकर एक सार्थक सार्थक शब्द देखने को, यानी कि जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा शब्द बनाया जाता है या बनाया जा सकता है। तो देखिए अगर मैं लिख के साथ आहट लगा दूं, आवट, तो क्या आपका लिखावट बनेगा? ये एक सार्थक शब्द है। चलिए और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। आरी, लिखारी, लिखानी, लिखाहट। तो इसका जो सही विकल्प अगर आप देखेंगे तो आप लोग का जो इसमें सही विकल्प आवट यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं लिख के साथ आवट जोड़ूं यानी कि प्रत्यय को लगाऊं, प्रत्यय आप लोग को पता है ना जो शब्द के अंत में लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर दे, है ना। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन कर दें तो वो क्या कहते हैं? वो उपसर्ग होते हैं और ये प्रत्यय होते हैं। तो ये जो है इससे आपको लिखावट शब्द देखने को मिलेगा और ये क्या है? सार्थक शब्द है। जबकि लिखारी, लिखानी, लिखाहट ये क्या है? ये सार्थक शब्द देखने को नहीं मिलते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं 92 प्रश्न पर। गद्यांश के अनुसार किताब का सबसे पहला स्वरूप कौन सा है? तो सबसे पहले आप ऑप्शंस को देखिए। मशीन से छपी किताबें, क्या ये सही है? तालपत्र, ताल के पत्तों पर लिखी किताब, ये एकदम आपको सही देखने को मिल रहा है। आपको ने जब पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था कि किस पर लिखा जाता था? तो ताल के पत्तों पर लिखे जाता था, है ना। ऑप्शन 1 तो आपका रॉन्ग हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड देखिए, पपाइरस मशीन पर, मशीन से छपी किताबें, ये भी रॉन्ग है। आपको आपका सही उत्तर मिल चुका है, लेकिन हम ऑप्शन 4 को भी देख लेते हैं। पपाइरस से पर हाथ से लिखी हुई या लिखी किताब, ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सेकंड है, ताल के पत्तों पर लिखी किताब। आप लोगों ने पढ़ा है क्या, गद्यांश में लिखा है कि किताब की शुरुआत हुई कि ताल के पत्तों पर लिखने, इकट्ठा कर धागों से बांधने के साथ। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 93 प्रश्न को देखिए। किन लोगों को ताल पत्तों पर चित्रकारी करने का काम दिया जाता था? किन को दिया जाएगा? देखो चित्रकारी से रिलेटेड है, तो अभी आपने गद्यांश में पढ़ा, जो लोग चित्र बनाते होंगे, है ना। चलिए ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जिन्हें छपाई का काम आता था, नहीं। जिन्हें ताल पत्तों की पहचान थी, नहीं। थर्ड देखिए, जिनकी चित्रकारी बहुत सुंदर थी, ये करेक्ट आंसर है आपका। जिनकी लिखावट बहुत सुंदर थी, ये भी रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपको जो सही उत्तर हो गया वो थर्ड हो गया, यानी कि जिनकी चित्रकारी बहुत सुंदर थी, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गद्यांश में भी आपको इस तरीके का वाक्य देखने को मिलता है, जो लोग सुंदर चित्रकारी कर सकते थे वे इन पर चित्र बनाते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पपाइरस नाम का पौधा किस काम आता था? तो पपाइरस का पौधा आप लोगों ने पढ़ा था और मैंने इस बात को हाईलाइट भी कराया था आपको, किस काम? तो चलिए आप ऑप्शंस को भी देखिए। छपाई की मशीन बनाने के, पतला कागज बनाने के, स्याही बनाने के, या फिर वस्त्र बनाने के। तो आप लोगों को पता है किस काम आता था, तो पतला कागज बनाने के काम आता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड, यानी कि पतला कागज बनाने के लिए पपाइरस नाम का पौधा काम आता था। ये आप लोगों ने गद्यांश में भी पढ़ा है। ठीक है, तो गद्यांश में क्या लिखा है कि मिस्र में पपाइरस नाम के पौधे बहुत पतला कागज बनाया जाता था। यह पौधों से बहुत पतले कागज बनाए जाते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 95 पर। तो निम्न भिन्न वाक्य की पहचान कीजिए। ध्यान रखिएगा, भिन्न वाक्य यानी कि आपको अलग वाक्य देने हैं। अब आपको ये नहीं पता कि गद्यांश में आया है या नहीं आया, आप पहले ऑप्शंस को पढ़िए, फिर आपको समझ आएगा कि आपको किस ऑप्शन के साथ जाना है। तो देखिए, किताब की कोई कल्पना नहीं होती, ठीक है। और ऑप्शन को देखिए, किताब की शुरुआत हुई ताल के पत्तों पर लिख कर उन्हें बांधने से, ये तो आया है। किताब की कोई कल्पना नहीं होती, ये भी आया है। समस्त संसार किताबें पढ़ता है, ये आपको गद्यांश में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, किताबें मशीन से छपने लगी, ये भी आपको ऑप्शन देखने को सही है। तो जो थर्ड ऑप्शन है यानी कि समस्त संसार किताबें पढ़ता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको गद्यांश में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो और ये सबसे क्या हो गया, सबसे अलग वाक्य आपको देखने को मिलता है। मूव करते हैं 96 पर स्टूडेंट्स। देखिए, पतले कागजों पर किस लिपि का में लिखा जाता था? तो ये तो मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था। तो कौन सी लिपि थी? हायरोग्लाइफ, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देवनागरी नहीं है, रोमन भी नहीं है और ब्राह्मी भी नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए, आप लोग के गद्यांश में भी आपको देखने को मिलता है कि इन कागजों पर हाइग्रोग्लाइफ लिपि के में हाथ से लिखा जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए 97 पर। सामान्यतः मनुष्य का किताब से परिचय किस अवस्था में होने लगता है? किस अवस्था में? तो विद्यालय शिक्षा प्रारंभ होने पर, नहीं। जीवन के शुरुआती 1-2 वर्ष के बाद, ये करेक्ट है। आप लोगों की फर्स्ट ही लाइन है गद्यांश की, चलिए फिर भी हम लोग देख लेंगे। किशोर अवस्था तक, नहीं। और लगभग 3 वर्ष की अवस्था में, तो ये रॉन्ग, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो कौन सा है? जीवन के शुरुआती 1-2 वर्ष के बाद। आपकी पहली ही लाइन है गद्यांश की, क्या? कि मनुष्य के जीवन के शुरुआती 1-2 वर्ष तक किताब की कल्पना नहीं होती, धीरे धीरे उन किताबें उनके जीवन में आती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिला। और अगर आप लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे यानी कि लास्ट प्रश्न को देखेंगे, तो देखिए कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, यानी कि अलग आपको देखने को मिलता है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे, पतले पतले, इन शब्द की क्या हुई? पुनरावृत्ति हुई, यानी कि बार बार रिपीट हुआ। धीरे धीरे ये भी हुआ। ऊंचे ऊंचे, ये भी पुनरावृत्ति है। लेकिन ऊंचे नीचे, ये आपका विलोम शब्द देखने को मिलता है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, इसमें आपको विपरीत यानी कि विलोम शब्द देखने को मिल रहा है, इसलिए यही आपका उत्तर सही है। इसके बाद आपको 99 आपको देखने को मिल रहा है। 99 पर चलते हैं स्टूडेंट्स। ताल पत्तों को किताब का स्वरूप देने के लिए कौन से लोग लिख सकते थे। तो कौन से लोग लिख सकते थे ताल के पत्तों पर, अगर आपको याद हो हमने गद्यांश में पढ़ा था, क्या, जिनके क्या हो, सुंदर हस्तलेखन हो, है ना, जो जिनकी लिखावट क्या हो, सुंदर हो। चलिए ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जिनका हस्तलेखन, हस्तलेखन मतलब हस्त लिखने वाला, है ना, तो ये बहुत सुंदर था, ये बिल्कुल करेक्ट है। जिनके विचार सुंदर, विचारों से हस्तलेखन से क्या मतलब, तो ये तो अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा। जिनकी चित्रकारी बहुत सुंदर है, वो तो चित्र बनाते थे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जिनके पास सुंदर तालपत्र थे, तालपत्र वाले भी रॉन्ग हो जाएंगे। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जिनका हस्तलेखन बहुत सुंदर था। ठीक है, आपके गद्यांश में आया है क्या कि इन तालपत्रों पर केवल वे ही लोग लिखते थे जिनकी लिखाई सुंदर होती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं 100 प्रश्न पर। अब 100 प्रश्न जो है वो आपका पद्यांश से रिलेटेड है। अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे गद्यांश से यानी कि एक पैसेज से रिलेटेड, अब हम लोग देखेंगे पद्यांश यानी कि पोयम। तो चलिए पहले आप पोयम को रीड कर लीजिए, देन आप लोग प्रश्नों पर मूव करेंगे। अगर आप पोयम को देखेंगे यानी कि कविता को, यह धरती कितना देती है धरती माता, कितना देती है अपनी संतान को, नहीं समझ पाया था मैं उनके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर, रत्न प्रसवीनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन के क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसे बोएंगे वैसे ही पाएंगे। तो ये क्या है, ये आपकी पूरी कविता यानी कि पद्यांश आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली आप इसको रीड कर रहे होंगे तो आपको यही समझ आ रहा होगा कि जो धरती माता है उनके बारे में बोला गया है ना, उनमें जो शहीद है उनके बारे में लिखा गया है, तो आप उनके बारे में पढ़ेंगे ध्यान से। अब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद अपने उत्तर पे चलेंगे, कौन सा उत्तर बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा। कविता में हमेशा आप पहले कविता को रीड कर लिया कीजिए, उसके बाद अपने प्रश्नों पर मूव किया कीजिए। अगर मैं 100 प्रश्न को देखूं यानी कि वसुधा, इसका समानार्थी शब्द पूछा गया है, तो वसुधा को और क्या क्या कहा जा सकता है, अम्बा, समीर, सरिता या फिर धरा। तो अगर आप इसका सही उत्तर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो धरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि धरा, वसुधा, पृथ्वी ये सब क्या है, ये सब पर्यायवाची शब्द है। लेकिन अम्बा, अम्बा जो है वो माँ का है, समीर जो है वो हवा को कहा जाता है, और सरिता जो है वो नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन जो वसुधा है यानी कि धरा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। रत्न प्रस्वीनी, प्रस्वीनी का अर्थ आपको पता है, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, जन्म देना, है ना, जन्म। तो देखिए इसका क्या अर्थ है, तो रत्नों को धारण करना नहीं, रत्नों को क्रय विक्रय करना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नो, उनका संरक्षण करना नहीं, तो रत्नों को जन्म देना। यानी कि आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए। यानी कि प्रस्वीनी जन्म देने वाली, रत्नों को जन्म देने वाली कौन है, धरती है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। रचनाकार ने बचपन में कौन सी फसल बोई थी, कौन सी फसल, ममता की, समता की, धन की या फिर मानवता की। तो आप लोगों ने पद्यांश में क्या पढ़ा है कि धन की फसल बोई थी, है ना, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर, बचपन में धन पैसे की फसल बोई जिसके लिए पछतावा है ना। तो किसकी बात की जा रही है, धन की बात की जा रही है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं 103 प्रश्न पर। रचनाकार स्वयं को किस बात के लिए धिक्कार रहा है। आपने पूरी की पूरी पद्यांश को पढ़ा, उसमें क्या था, किस बात के लिए, तो आप देखो कि धरती के बारे में बात है, तो उनके महत्व को नहीं बेसिकली समझ पाया, है ना। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं, ज्यादा क्लैरिटी होगी। श्रम के महत्व की समझ ना बन पाने के लिए तो रॉन्ग है, ये नहीं है। धरती माँ के महत्व को ना समझ पाने के लिए, ये करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए, लेकिन हम फिर भी दो ऑप्शन को देख लेते हैं। मानवीय गुणों का आचरण ना कर पाने के लिए, नहीं, रॉन्ग है। किसी भी तरह की फसल ना बोने के लिए, ये भी रॉन्ग है। तो सेकंड जो उत्तर है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है ना। उस कविता में एक आपको लाइन भी आई है, कौन सी, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, किसके महत्व की बात है, तो यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट्स धरती की। तो क्लैरिटी मिलती जाए इसलिए आप लोग पढ़ते भी जाइए, है ना, साथ में नोट पेन
नोटबुक पेन लेके बैठिए और नोट भी करते चलिए। इसका आशय क्या है कि कवि जो है वो स्वयं को क्या बोल रहा है कि धरती माँ को ना समझ पाने के लिए उसको क्या है, धिक्कार है स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखिए, रचनाकार ने धरती माँ की संतान किसी कहा है, समस्त मानव जाति को, समस्त वनस्पति को। देखो वनस्पति की तो कहीं बात ही नहीं आई है, जल की बात भी नहीं है, जल की बात भी नहीं है, तो किसकी बात है, मानव की बात है। अपने आप को वो कह रहा है। क्या लाइन आई है आपको पता होगा, कितना देती अपनी संतान को। संतान किसके बारे में कहा जा रहा है, तो मानव के बारे में बात हुई की जा रही है, मनुष्य के बारे में बात की जा रही है ना। तो क्या लिखी होती है, आपको पता है कि धरती माँ को सभी मनुष्यों की क्या माना जाता है, जननी माना जाता है ना। आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिए, जननी माना गया है, और उनकी संतान क्या है, समस्त मानव जाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आपका, देखिए, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कविता में इस पंक्ति के भाव का मुहावरे का चयन कीजिए। सही क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल करेक्ट है, यही आपका है। वैसे हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। गेहूं के साथ घुन का पिसना, नो। खून पसीना एक करना, नहीं। छाती पर मूंग दाल डलना, नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा हम कर्म करेंगे हमें फल भी उसी तरीके से प्राप्त होगा। इसी को क्या कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके प्रश्न थे किससे, पद्यांश से रिलेटेड। लेकिन अब हम लोग जो बात करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, अब हम लोग पेडागोजी पार्ट की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को देखा, यानी कि जो आपको कंटेंट पार्ट की देखने को मिले। अब हम लोग देखेंगे जो आपको पेडागोजी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 106 से आपको पेडागोजी वाले पार्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखिए इसी का ही, यानी कि हम लोग बात करें 106 प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आएगा। देखो संस्थागत लेखन, सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि संस्थागत लेखन यानी कि कार्यालय है ना, कार्यालय में या फिर औपचारिक रूप से लेखन जो आते हैं उनको शामिल किया जाता है। और इसमें क्या क्या होता है, देखो व्यापारिक पत्र इसमें होता है, सीवी इसमें होता है, और टिप्पणी यानी कि संवेदना टिप्पणी शोक संबंधी ये भी इसमें शामिल होती है। लेकिन जो समीक्षाएं हैं वो इसमें शामिल नहीं होती हैं। क्यों, क्योंकि ये आपकी शामिल होती है साहित्यिक, है ना, साहित्यिक आलोचनाओं में, यानी कि इनके लेखनों में शामिल की जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सही, यानी कि समीक्षाएं हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपका फोर्थ उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन यानी कि आपको पता है जो बच्चा जो है फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है ना, अपने आसपास के लोगों से अनौपचारिक तरीके से जो भाषा सीख जाता है, भाषा एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन उसे ही कहा जाता है। और भाषा लर्निंग क्या है, भाषा लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम जब बच्चा औपचारिक रूप से भाषा को सीखता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में सहजता परिकल्पना से तात्पर्य क्या आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग को पहले पता होना चाहिए सहजता मतलब, आप लोग चाहो तो नोट कर लो स्टूडेंट्स, क्या इसका अर्थ होता है। तो इनेटनेस इसका आपको अर्थ देखने को मिलता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है भाषा की क्षमता जो है से मनुष्य में जन्मजात होती है। और ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा आपको पता है चॉम्स्की कहते हैं। लेकिन हम पहले ऑप्शंस पर चलेंगे कि क्या आपको देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, यह इस विचार बिंदु को निरस्त करती है। देखो निरस्त करती है क्या, कि सभी भाषाओं में व्याकरण है और सभी बच्चे भाषा अपने तरीके से सीखते हैं। मतलब ये ऐसे बात को हटा रही है, निरस्त कर रही है क्या, कि भाषा सभी भाषाओं में व्याकरण है। हाँ है सभी भाषाओं में व्याकरण, लेकिन क्या सभी बच्चा भाषा को अपने तरीके से सीखता है, सीखता भी है और नहीं भी सीखता है ना। जब व्याकरण आप औपचारिक रूप से पढ़ा देते हैं तो लर्निंग, और अगर नहीं पढ़ाते हैं तो वो क्या, एक्विजिशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, यह इस तथ्य में विश्वास रखते हैं कि सभी जो मनुष्य हैं भाषा शारीरिक ड्रिल, अच्छा उनको ना लर्न करवा दो, नकल करवा दो, अनुकूलन मतलब नकल के माध्यम से वो सीख जाते हैं। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। थर्ड पॉइंट देखिए, यह इस तथ्य में विश्वास रखती है कि सभी मनुष्य जन्म से ही भाषा का ज्ञान रखते हैं। ये आपका करेक्ट होना चाहिए। लेकिन आप फोर्थ पॉइंट को भी देख लीजिए, यह इस तथ्य में विश्वास रखती है कि भाषा आदत निर्माण के रूप में सीखी, अच्छा मतलब उनकी हैबिट में है भाषा सीखना। तो ये भी एक रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि सभी मनुष्य जन्म से ही भाषा का ज्ञान रखते हैं। एक आपको बात याद आ रही होगी क्या, कि नॉम चॉम्स्की जो है वो कहते हैं क्या, कि बच्चों में एक डिवाइस होता है, कौन सा, LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, है ना। कौन कहता है, ये आपके चॉम्स्की कहते हैं। हमेशा चॉम्स्की के साथ LAD को हमेशा याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट बात है।
ऐसे सिद्धांतकार हैं वो, चॉम्स्की वैसे भी भाषा के लिए बात करते हैं। वो कहते हैं बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रश्न आपका इसी से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 108 पर। विषय अभिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है? विषय अभिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इस पे मैं आपको बता देती हूँ कि विषय की बात है, यानी कि विषय वस्तु की बात है, तो मुख्य ध्यान किस पे दिया जाता है? मुख्य ध्यान भी आपकी विषय और जानकारी पर यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस को देखिए। वह भाषा निवेश जो इस बात पर बल देता है कि भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है, रॉन्ग, ये तो है ही नहीं। निवेश और इसकी प्रक्रिया की प्रस्तुति, नो, ये भी रॉन्ग है ना। वह भाषा निवेश जो सूचनाओं पर बल देता है, ये आपका करेक्ट होना चाहिए। और इस लास्ट ऑप्शन आप देखिए, यानी कि शब्दावली, उच्चारण, व्याकरण आदि को इसमें शामिल किया जाता है। तो विषय की बात है स्टूडेंट्स, तो हमने इसकी तो बात की ही नहीं है कि शब्दावली उच्चारण की, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए कि वह भाषा निवेश जो सूचनाओं पर बल देता है। ठीक है, तो आपका विषय अभिमुखी भाषा निवेश जो है, यानी कि कंटेंट फोकस्ड इनपुट जो है वो किस पे बात देता है, उस पे ही बल दिया जाता है, विषय वस्तु पर, है ना। और भाषा बनती है, भाषा का माध्यम ये बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं 109 प्रश्न को देख लेते हैं। भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम, है ना, अप्रोच पूछा जा रहा है, कौन सा भाषा लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम के लिए एक आधार नींव के रूप में शब्दों और शब्द समूहों की अनुशंसा करता है। ध्यान रखना किस पे फोकस किया जा रहा है, वर्ड्स पर, यानी कि शब्दों पर फोकस किया जा रहा है। इस बात पे ध्यान रखना कि कौन सी जो है वो लर्निंग के लिए बेस्ट आपको एक आधार नींव देखने को मिलती है। तो कार्य दे दो बच्चों को और कहो भाषा को लर्न कर लेना, क्या पॉसिबल है? नो। संप्रेषणात्मक, यानी कि बच्चों को कम्युनिकेशन के थ्रू आप लर्निंग सिखा रहे हैं, तो ये भी नहीं है। व्याकरण अनुवाद, यानी कि कोई बच्चे को सपोज कीजिए हिंदी आती है, मुझे उसको इंग्लिश पढ़ानी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको ट्रांसलेट कर करके बता रही हूँ कि क्या, है ना, क्या को आप बेटा वॉट बोलते हैं, क्यों को आप क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, है ना। तो और मैं उसको पूरा ट्रांसलेट कर दूं कि वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्रांसलेट करके बच्चों को सिखा रही हूँ। तो ये भी एक है, आपको आधार की नींव देखने को मिल रही है, यानी कि ये लर्निंग के लिए बेस्ट है तो नहीं। लेकिन आप कोश विषयक उपागम की अगर मैं बात करूं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बच्चे को भाषा सीखने में शब्द हो, वाक्य हो या फिर शब्द समूह हो, इनको प्रमुख आधार बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें आप लोग के व्याकरण से अधिक शब्द संपदा, ठीक है, उनको पर क्या दिया जाता है, उन पर बल दिया जाता है, उन पर फोकस किया जाता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो कोश विषयक उपागम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर शब्दों पर बात की जाती है, जहां पर व्याकरण की, यहाँ पर वाक्यों की बात की जाती है। चलिए 110 पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय शिक्षा में बहुभाषावाद, मतलब कि बहुत सारी लैंग्वेज आप बच्चों को जब सिखा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, नहीं है। फोकस कीजिएगा। अब बच्चों ने बहुभाषावाद देखा और उसी की तरफ आगे बढ़ गए, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा है जिसमें नहीं आपको ना देखने को मिल रहा हो, बेसिकली एक नेगेटिव पॉइंट जहां पर देखने को मिल रहा हो, या फिर जो इस बात से रिलेट ना कर पा रहा हो। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले देखिए, विद्यालय में शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चा जो है वो अपनी लैंग्वेज को यूज कर रहा है भाषा के लिए, तो बिल्कुल सही है, ये तो अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है ना। सेकंड पॉइंट देखिए, जहां तक संभव हो सके भाषा और तथा अधिगम, यानी कि लैंग्वेज और लर्निंग के माध्यम के रूप में मातृभाषा का अधिगम, तो बच्चों को लर्निंग सिखानी है तो मातृभाषा यानी कि मदर टंग का यूज करें, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, थर्ड देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी का अधिगम। अच्छा, बच्चे को बस 3 लैंग्वेज में ही सिमटा दो, है ना, सिमट के रख दो, यानी कि बच्चों को कहो बस मातृभाषा सीख लो या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश सीख लो, तो क्या उनका काम हो जाएगा, क्या वो बहुत सारी लैंग्वेज को सीख जाएंगे, तो नहीं, ये एक आपको नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन को देखिए, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं, ये बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, बिल्कुल सही पॉइंट है। और आगे जाकर वो क्या करते हैं, बहुत सी भाषाओं को जोड़ते जाते, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि बहुभाषावाद से कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या देखने को मिलेगा,
तो थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपको एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, यानी कि त्रिभाषा सूत्र बहुभाषावाद का लक्ष्य नहीं है। एक क्या है, ये आपको एक नीति देखने को मिल रही है। बहुभाषावाद में मातृभाषा का आधार क्या है कि शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 111 पर स्टूडेंट्स। वाणी नाम वाणी नामक विद्यार्थी किसी एक पाठ्य सामग्री का सामान्य सा परिचय, यानी कि एक बच्ची है वाणी, वो क्या कर रही है, एक पाठ्य सामग्री को रीड कर रही है, उसका परिचय पढ़ रही है और उसका क्या जानना चाह रही है, ओवर व्यू जानना चाह रही है। ठीक है, इसके लिए वो क्या करती है, अब इसके लिए वो एक लेख पढ़ती है। तो इस पठन को किस रूप में जाना जाएगा, बताइए। क्या वो निष्कर्ष निकालना चाह रही है, नहीं, निष्कर्ष की तो बात ही नहीं की गई है। वो कह रहे हैं कि एक लेख को पढ़ रही है बस उसका ओवरव्यू जानने के लिए, तो निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं पढ़ रही है, बारीकी से तो पढ़ ही नहीं रही है। क्या वो बहुत गहराई से पढ़ रही है, गहन पठन अध्ययन कर रही है, तो नहीं कर रही है। ठीक है, सरसरी तौर पर देख रही है, ये करेक्ट आपका ऑप्शन देखने को मिलता है। सरसरी में यानी कि स्कीमिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पाठ को जल्दी जल्दी पढ़कर और उसका जो मुख्य भाव है ना, जो उसकी मेन बात है, उस पर बेसिकली फोकस किया जाता है ना, या फिर सामान्य जानकारी प्राप्त करनी होती है तब। तो ये बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन देखने को मिलता है। समालोचनात्मक पठन यानी कि कॉग्निटिव पठन कर रही है, तो ये भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि स्कीमिंग जो होता है वो आपकी क्या होती है, किसी सरसरी तौर पर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न को ध्यान से रीड करिएगा। विद्यालय आधारित आंकलन यानी कि आप क्या करें, इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, को समुन्नत करने के लिए दो उपयुक्त कथनों का चयन कीजिए जो आपको हेल्पफुल हो, बेसिकली है ना, उस पर आप देखेंगे, उस पर आप ध्यान देंगे। तो पहला पढ़िए, यह शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों में स्वायत्तता को समुन्नत करने में मदद करता है। दोनों को बेसिकली ये हेल्प कर रहा है, ये बिल्कुल सही है, उसको बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो सकता है। चलिए और भी पढ़ लेते हैं। यह विद्यालय को अपनी ओर से योजना बनाने के लिए संभावनाएं जुटाता है, ये भी आपको बिल्कुल करेक्ट हो सकता है ना, कि मतलब वो क्या कह रहे हैं कि अब जो विद्यालय है वो अपनी तरीके से योजना बना सकता है, अगर उनको लग रहा है कि कुछ कमी है, उनको सुधार करनी चाहिए, तो विद्यालय आधारित है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यह परीक्षा बोर्ड की सत्ता का हनन करता है, नो ये नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। यह आंकलन की योजना बनाने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को शामिल नहीं करता। अच्छा, शिक्षार्थी, विद्यालय किससे बनता है, बच्चों से बनता है, बच्चों को ही शामिल मत करो, है ना, तो ये भी रॉन्ग है। यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो ए और बी देखने को मिलेगा। ठीक है, विद्यालय आधारित आंकलन में आप क्या करते हैं, शिक्षार्थी और शिक्षक की स्वतंत्रता बढ़ता है और विद्यालय को एक स्वतंत्र योजना बनाने के लिए देता है। ठीक है, यही इसका क्या है, सही आंसर भी आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शैक्षणिक दर्शन निम्नलिखित की अनुशंसा करता है, निर्देश के पूर्व निर्धारित क्रमों के स्थान पर वास्तविक जीवन परिवेश, परिवेश समझते हैं, वातावरण को कहते हैं। ठीक है, या फिर केस आधारित अधिगम का प्रयोग अधिगम परिवेश के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वास्तविक जीवन की बात है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अगर आपके वास्तविक जीवन की बात है, दैनिक जीवन की बात है, तो इसमें आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो है वो अपने अनुभवों को शेयर करे, अपने वास्तविक जीवन की जो स्थितियां उनका ज्ञान निर्माण करे, है ना। तो इसमें क्या है, ये केस स्टडी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कौन सा आपको शब्द देखने को मिल रहा है, तो ये अगर मैं बात करूं तो रचनावाद जो है वो इसका अर्थ ही यही होता है। क्या होता है कि शिक्षार्थी जो है वो अपने अनुभवों को और वास्तविक जीवन की स्थिति के ज्ञान का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये केस स्टडी से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे, बाकी ऑप्शंस को भी हम देख ही लेते हैं क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्या पता इससे बेटर ऑप्शन मिल जाए आपको। तो प्राकृतवाद ये आपका रॉन्ग है, श्रव्य भाषावाद सुनने वाली तो बात ही नहीं है, और संज्ञानवाद इसकी भी बात नहीं की गई है ना। तो अगर आपका परिवेश यानी कि वातावरण से रिलेटेड है तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, आपका जो है वो रचनावाद आपका करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ जाइए। कक्षा 6 का शिक्षार्थी राहुल जो है वो व्याकरण के नए नियम सीखता है। सीखने से पहले अब वो क्या करता है, जिसको पहले नॉलेज है यानी कि पहले सीखे गए का से जुड़ाव बना पाता है, मतलब जो उसने पहले सीख रखा है और जो उसने अब सीख रहा है, तो उसमें क्या करता है, उसमें कनेक्ट करने का काम करता है। अच्छा, मैंने a+b का होल स्क्वायर पहले सीखा था, अच्छा इससे तो ये मेरे को a+b और a-b का भी फॉर्मूला समझ आ गया। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये कौन सी युक्ति इसके अंतर्गत आएगी, तो बताइए कौन सी आएगी। तो आपको पता है क्या
कि अगर मैं बोल रही हूँ पहले से मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना संज्ञानात्मक युक्ति के अंतर्गत आता है। इसी का ये अर्थ आपको देखने को मिलता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें आपको यानी कि कॉग्निटिव, आप लोग चाहो ना कुछ कुछ जो हिंदी के शब्द है उसको इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी ताकि आप इंग्लिश की भी पेडागोजी को इजीली सॉल्व कर पाओगे और हिंदी की तो कर ही पाओगे। लेकिन कोशिश करना कि आप हिंदी के ज्यादा शब्दों को बोलो, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इसमें शिक्षार्थी जो है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर समझ विकसित करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, खोजबीन संबंधित युक्तियां, ये रॉन्ग है। अधिक संज्ञानात्मक युक्तियां, ये भी रॉन्ग है। और संज्ञानात्मक और अधिक संज्ञानात्मक दोनों प्रकार की युक्ति, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाना चाहिए, संज्ञानात्मक युक्तियां, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने का कार्य किया जाता है, ठीक है। यही क्या है, यही आपकी यह ओसुबल ओसुबल के मीनिंगफुल लर्निंग से जुड़ा आपको देखने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। 115 देखिए, कक्षा 7 की अध्यापक 7 वाक्यों वाली एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री पढ़ती है। मतलब वो 7 वाक्यों वाली एक संक्षिप्त सी, मतलब कि बहुत छोटी सी लघु सामग्री को पढ़ रही है। कौन सी, 7 की अध्यापिका है, क्लास 7 की टीचर है, ठीक है। तत्पश्चात और उसके बाद क्या होता है, वह शिक्षार्थियों को कहती है कि सावधानी पूर्वक सुनो और जैसे जैसे अर्थ देने वाली है, मगर वो बिल्कुल ऐसी नहीं, इस पाठ्य सामग्री पुनः सृजित करने के लिए कहती है। इस युक्ति को क्या कहा जाएगा, ध्यान से पहले पढ़िए। कक्षा 7 की अध्यापक 7 वाक्यों वाली एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री को पढ़ती है, ठीक है। वो पढ़ रही है 7 वाली कक्षा, मतलब क्लास 7 की टीचर है, वो 7 वाक्यों वाली एक संक्षिप्त सामग्री को पढ़ रही है। उसके बाद वो क्या कहती है कि अपने शिक्षार्थियों को सावधानी पूर्वक सुनने, वो कहती है ध्यान से सुनो, इसके जैसी अर्थ देने वाली, मतलब इसके जैसे ही अर्थ देने वाली, सेम आप मगर बिल्कुल ऐसी नहीं, मतलब सेम तो हो, मतलब इससे रिलेट हो, लेकिन बिल्कुल ऐसी पाठ्य सामग्री जो है पुनः सृजित करने के, पुनः बनाने के लिए वो कह रही है, ठीक है। तो इस युक्ति को क्या कहा जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा बताइए। तो स्कीमा सृजन नहीं, शीर्ष अधोगम गामी, मतलब कि टॉप बॉटम अप, टॉप बॉटम आपने पढ़ा है कि जब वाक्यों से मतलब पैराग्राफ से फिर आप बच्चों को बता रहे हैं क्या कि ये इसमें आपको कर्ता देखने को मिल रहा है, ये कर्म है, ये क्रिया है, उसमें आप ग्रामर पोर्शन को बता रहे हैं, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, टॉप डाउन आ रहे हैं। लेकिन आप पहले बच्चों को ग्रामर पढ़ा रहे हैं, पहले शब्दों को पढ़ा रहे हैं, फिर आप पैराग्राफ बता रहे हैं, तो आप बॉटम अप जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, दोनों रॉन्ग है। लेकिन अनुच्छेद श्रुतलेख ये आपका करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि जब शिक्षक पूरा अनुच्छेद पढ़ता है, मतलब 7 वाक्यों वाला ही, और फिर वो कह रहा है कि ध्यान से सुनो और फिर से लिखो सेम सामग्री को, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ श्रुतलेख बेसिकली वो करवाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये आपकी जो है अनुच्छेद श्रुतलेख वाली तकनीक को या उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिगम प्रतिफलों के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है, ध्यान रखना लर्निंग की बात की जा रही है, तो कौन सा कथन सही है उस पर विचार किया जा रहा है। पहला पढ़िए, विषय वस्तु केंद्रित अधिगम की तुलना में दक्षता आधारित अधिगम को समुन्नत करना, ये करेक्ट है आपको। यानी कि टॉपिक या कोई विषय वस्तु हो उसकी तुलना में वो क्या कह रहे हैं कि अधिगम यानी कि लर्निंग पर बेसिकली फोकस करना, है ना। तो ये करेक्ट है। सेकंड देखिए, भाषा की रचनात्मक प्रयोगकर्ता होने के लिए आवश्यक भाषा कौशल समझते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में निपुणता हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाना, ये आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद थर्ड ऑप्शन पढ़िए, विषय वस्तु में निपुणता और बाद में उसे प्रयोग में लाने के लिए कहना, अच्छा पहले टॉपिक में निपुणता बना दो और बाद में कहोगे उसको प्रयोग में लाओ, तो ये भी रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग सीखने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाना, ये भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि लर्निंग से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ए और डी 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 4th ऑप्शन आप के साथ आप जाएंगे और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं ध्यान से।
व्याकरण से रिलेटेड आपको हर एग्जाम में पेडागोजी में एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इस टॉपिक को इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए, व्याकरण अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक उपयुक्त तरीके से आपको देखने को मिलता है? कौन क्या है? प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जो होता है प्रक्रियात्मक ज्ञान, इसका अर्थ क्या होता है कि सिर्फ नियमों को मत जानो बल्कि उनका सही उपयोग भी करो। ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शंस को देखिए। नियमों को जानना रॉन्ग, मैंने तो कहा है कि नियमों को मत जानो और उसका सही उपयोग भी करो। व्याकरण नियम क्या है और इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आपका होना चाहिए। लेकिन हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। व्याकरण के नियमों को जानना और बाद में उनका प्रयोग करना, तो ये आपका रॉन्ग देखने को मिल रहा है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, यह समझ बनाना कि व्याकरण के नियम व्याकरण की पुस्तक में कैसे कार्य करते हैं। नहीं भाई, ये हमें नहीं जानना है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान जो है उसका वर्णन में आप क्या होता है कि सिर्फ नियमों को मत जानो बल्कि उनको कब और कैसे लागू किया जाता है इसके बारे में भी जानना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। 118 की बात करते हैं। राजकीय हाई स्कूल की अंग्रेजी भाषा की एक अध्यापिका है एक स्कूल की, वो क्या कह रही है, श्री उषा रानी अपने शिक्षार्थियों को दिन प्रतिदिन के उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग और सूत्रों के प्रयोग के शिक्षण के माध्यम से अंग्रेजी बोलना सिखा रही है। यानी कि जो उनको भाषा आती है बेसिकली उसको प्रयोग के माध्यम से और उसको उनको रूल्स बता रही है, सूत्र बता रही है, और उसके हेल्प लेकर वो क्या कर रही है, अंग्रेजी बोलना यानी कि इंग्लिश बताना, इंग्लिश सिखा रही है बेसिकली। ठीक है, और ये है भी इंग्लिश की अध्यापिका, यानी कि उनको हेल्प कर रही है इंग्लिश बोलने में। तो वह अपने शिक्षार्थियों में किसकी विकास की कोशिश कर रही है, बताइए किसकी कर रही है? तो आप लोग को पता है दैनिक जीवन में जब समाज में रहकर जब हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से सामान्य संवाद सिखाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको आप लोग बुनियादी अंतः व्यक्तिक संप्रेषण कौशल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप इंग्लिश में भी लिख लीजिए, बिक्स इसको कहा जाता है, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पर क्या होता है, सामाजिक और सामान्य बातचीत की भाषा की क्षमता यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि दैनिक जीवन में अगर मैं भाषा का प्रयोग कर रही हूँ या संवाद सिखा रही हूँ तो यही इससे संबंधित आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब और भी ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। संप्रेषण कौशल नहीं, अंतः व्यक्तिक कौशल नहीं, संज्ञानात्मक अकेडमिक भाषाई निपुणता नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप कहें संज्ञानात्मक अकेडमिक भाषाई निपुणता यानी कि काल्प की बात की जा रही है ना? ये भाषा क्या होती है? अकेडमिक भाषा होती है, ये जटिल भाषा से ये जुड़ी आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है ये आपकी रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। हिंदी पेडागोजी में आपको यहाँ से भी एक प्रश्न देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे ना ऑब्जर्व करते रहा कीजिए कि कहाँ से आपको ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक कक्षा 7 के शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों के विशिष्ट प्रतिमान यानी कि पैटर्न की क्या करती है, पहचान करती है, और वे अपने शिक्षार्थियों को इन गलती के प्रति क्या करती है, जागरूक करती है। अब मार्ग में मतलब ऐसे क्लास में वो पढ़ा रही है, ठीक है, अब बच्चों की जो गलतियां है ना उनके पैटर्न की पहचान करती जाती है, फिर वो मार्ग में महीने में एक बार उन पर क्या कर लेती है, चर्चा कर लेती है। अब अध्यापिका ये बिल्कुल जाहिर नहीं करती, क्या नहीं जाहिर करती कि गलती किसके द्वारा हुई है, मतलब किस बच्चे ने गलती की है, इस बात को वो बिल्कुल भी गौर नहीं करती, मतलब इस बात पे बिल्कुल भी नहीं बताती कि किसके द्वारा ये गलती की गई है। वह शिक्षार्थियों को इन गलतियों पर विमर्श करने के लिए कहती है और इस प्रकार के अभ्यास को क्या कहेंगे, मतलब वो ये नहीं बता रही किसकी गलती है, लेकिन वो ये कह रही है इस पर चर्चा करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो आपको वो सही देखने को क्या मिलेगा, ऑप्शन पे चलते हैं। व्याकरण का अध्ययन और संलग्नता, सेकेंड ऑप्शन देखिए, व्याकरण शिक्षण, तो क्या ये देखने को मिलता है? नहीं। पृष्ठ पोषण देना, फीडबैक दे रही है? नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रुटि विश्लेषण, यानी कि एरर एनालाइज जो है वो आपको करने को देखने को मिल रहा है। यानी कि विद्यार्थियों की गलती के प्रकार देखती है, उनके पैटर्न की पहचान करती है और उन पर चर्चा करती है। क्यों करती है? ताकि वो उनमें सुधार की जा सके, है ना, उनमें सुधार कर सके। ठीक है, इसीलिए जो गलती है उनको गुमनाम के रूप में वो रखती है और साझा तो करती है लेकिन विमर्श भी उस पर करती है। ठीक है, लेकिन पहचान नहीं करवाती है किसकी गलती है। आगे देखिए, लास्ट प्रश्न आपका देखने को मिल रहा है, वे शब्द जिन्हें हम सुनने और देखने पर पहचानते हैं किस रूप में जाने जाते हैं? तो किस रूप में जाने जाते हैं? तो ग्राह्यशील शब्दावली। इसमें क्या होता है, इसमें आपके वे शब्द
हैं जिन्हें व्यक्ति सुनकर और पढ़कर पहचान करता है, बल्कि भले ही उनका प्रयोग वो स्वयं यानी कि खुद उसका प्रयोग करे या फिर ना करे। ठीक है, इसी को आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लीजिए, क्या कहा जाता है, तो रिसेप्टिव वोकैबुलरी। ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कि थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कोश विषयक नहीं, उत्पादक शब्दावली नहीं, शब्द संपदा में प्रयोग संलग्नता नहीं, शब्द संपदा में प्रयोग, ये भी आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, आज हमने सॉल्व किया अपना पेपर को। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।